रामकिशन ओझा, अध्यक्ष प्रभावती ओझा स्मृति सेवा संस्था और जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज हमारे बीच चर्चा के लिए उपस्थित है नागपुर शहर के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर सम्माननीय उपाध्याय साहब। इनका यहाँ स्वागत है। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार ओझा जी, नमस्कार। आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारा देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। नागपुर शहर भी उससे अछूता नहीं है। जिस तरह से नागपुर शहर में पिछले 3 महीने से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी जो जीवन का उपयोगी चीज़ें हैं हमसे छूट रही है। हम अस्त व्यस्त हो रहे हैं। वायु सेवाएं बंद हो गई, रेल सेवाएं बंद है, बस सेवाएं बंद है, प्रतिष्ठान बंद है, व्यापार बंद है। हम लोग घरों के अंदर में करीबन 3 महीने से घर के अंदर बंद है। जिस कार्य में जैसे जैसे हमारे सरकार ने इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए, कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन 1 शुरू किया, जिसके कारण उनका ये उद्देश्य था कि हम लोग इस चैन को तोड़े कहीं कहीं। और जिस तरह से हम लोगों ने लॉकडाउन 1 से लेकर 5 लॉकडाउन तक जो परेशानियां हमने झेली हैं, जिस तरह से हमने इस महामारी से योद्धा की तरह लड़े हैं, उसमें कहीं न कहीं इस शहर के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है तो पुलिस विभाग का रहा है। पुलिस विभाग ने जिस तरह से शुरुआत में हो सकता है सख्ती के साथ काम किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कई मिसालें लोगों के साथ उन्होंने तैयार की है, लोगों के साथ बड़ा अच्छा उन्होंने सामंजस्य बांधा है, लोगों के लिए नीडी लोगों के लिए उन्होंने खाना तक पहुँचाया है। और कई तरह के काम, जैसे कि आपको देखने में आया होगा नागपुर शहर में कि सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके अंदर में करीबन रोज 50 से 60 हज़ार लोगों को उनके घरों तक खाना पहुंचाना, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, अगर किसी के यहाँ दवाइयाँ नहीं तो दवाइयाँ पहुंचाना, किसी के यहाँ राशन नहीं तो राशन पहुंचाना, यहाँ तक कि पुलिस विभाग का काम रहा है। इसी श्रृंखला में हमने इस चर्चा के लिए हमारे बीच में आमंत्रित किया है हमारे नागपुर शहर के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय जी को। उनसे हम अभी इस बारे में जानना चाहेंगे। सर, हमें नागपुर शहर में जिस तरह से लॉकडाउन 1 और 5 के बीच में जिस तरह से एक डिफरेंस आया है, जैसे हमारा जीवन लॉकडाउन 1 से पहले कैसा था और सडनली इसमें आप देखिए कि बहुत सारे बदलाव आए हैं। हम एक अलग तरह की ज़िंदगी लॉकडाउन 1 के पहले जी रहे थे, और 1 और 5 के बाद 5 के अंदर हमने बहुत सारी सख्ती के साथ इस श्रृंखला को, कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमने लॉकडाउन में हम लोग रहे, और जिसमें आपका पुलिस का बड़ा सहयोग रहा सर। 1 जून के बाद अनलॉकडाउन शुरू हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें आपके नेतृत्व में नागपुर शहर में हुई है। और ये जो यात्रा रही, ये जो ट्रैवलिंग रहा, इसमें आपका अनुभव, आपके आह्वान और आपने किस तरह से लोगों का मन जीता, ये आपके अनुभव आप यहाँ हमारे साथ शेयर करें। देखिए ओझा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरे समाज के लिए और पुलिस के लिए भी एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम था। पहले जब कर्फ्यू लगता था तो हम किसी एक एरिया में कर्फ्यू लगाते थे और उसी एरिया में कॉन्सेंट्रेट करते थे। ये लॉकडाउन ऐसा हुआ कि पूरे शहर को लॉकडाउन कर देना, बंद कर देना है। शहर का कोई भी आदमी यहाँ से वो नहीं जाएगा, वहाँ से यहाँ नहीं आएगा। इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट बंद हो गए, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट बंद हो गए। एक घर से दूसरे घर में जाना मुश्किल हो गया। तो शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे समझ में आए कि इस बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक है, तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू की। हमारे लोगों ने 14-14, 15-15 घंटे ड्यूटियाँ की। शुरू में किसी को छुट्टी नहीं थी, शिफ्ट में नहीं जा रहे थे, नाकाबंदी लगाई गई, पेट्रोलिंग लगाई गई, फिक्स पॉइंट लगाए गए और लोगों को समझाया गया, और बहुत जगह सख्ती भी पुलिस ने की ताकि इस बीमारी को रोका जाए। और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैटर सेटल होते गया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती गई, उसके हिसाब से थोड़ा सा हमको इसमें सुविधा हुई, लोग भी कोऑपरेट करने लगे। हमने बहुत सारे रिलीजियस लीडर हैं, कम्युनिटी लीडर हैं, उनकी भी हेल्प ली, उनकी मदद ली। फिर पुलिस की ड्यूटी 12 घंटे की हमने कर दी, जबकि पहले 14, 15, 15, 16 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी। तो इस हिसाब से एक यात्रा शुरू हुई और आज हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पे अनलॉकडाउन पहला हो गया है, हमने अनलॉक कर दिया एक तरह से। आज एक बड़े संकट की बात है और दुख की बात है कि हमारे यहाँ हमने इतनी जो कोशिश की, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ केसेस रुके और भी कभी नहीं आया।
आज हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, तो आज हमारा जो काम है वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। शुरू में जब लॉकडाउन था तो कोई भी बाहर नहीं निकलता तो आसान था, पुलिस हाथ में डंडा लिए खड़ी है। आज बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्रियाज ओपन हो रही हैं, दुकानें शुरू हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, बाहर से जा रहे हैं, तो इसमें इसको मेंटेन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम हो रहा है। तो इसमें मैंने अब हमारी ये स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज हो गई है। शुरू के लॉकडाउन की स्ट्रेटजी अलग थी, अभी ये स्ट्रेटजी हमारी चेंज हो गई है। अभी हमने पूरा अपना जोर कंटेनमेंट जोन पे दिया है। जो कंटेनमेंट एरिया है उससे लोग बाहर नहीं जाए, वो एक मेरा प्रायोरिटी है। उसके बाद पब्लिक अगर बाहर आती भी है किसी कारण से तो सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए, सैनिटाइज करे, इस पे अभी अपना ज़्यादा जोर है। तो इस हिसाब से शुरुआत थी कि लॉकडाउन में और अभी में एक बड़ा ही बदलाव आ गया है। जी। एक चीज़ और इसमें देखने में आई साहब कि जिस तरह से अफवाहें बाजार में गर्म रही, एक इसका मुख्य कारण ऐसा रहा कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, ताज़ा जानकारी जानने के लिए, किसी के बारे में समझने के लिए, लोगों की बात समझने के लिए। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य की बात यह भी है कि यही प्लेटफॉर्म का जो लोग वापर करते हैं, जिसका भ्रामक खबरें पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में सर आपका क्या अनुभव रहा? कैसे ये सब चीज़ों को रोकने के लिए कोई चीज़ हुई है, या इसके बारे में हम कैसे सावध रहें? देखिए ओझा जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो चीज़ें अनकन्फर्म्ड हैं। जैसे एक तो बीमारी नई है जिस बीमारी के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स डॉक्टर्स के आ रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से इसमें बता रहे हैं। WHO को जो स्टेटमेंट है उसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट चेंज होते हैं, कुछ अलग होते हैं। और एक ऐसी चीज़ें पब्लिक के सामने आती हैं जो लगता है पब्लिक को सही होगा, लेकिन वो चीज़ें गलत होती हैं। तो सोशल मीडिया का मैंने देखा कि बहुत जगह जो भ्रामक चीज़ें और गलत चीज़ें आई हैं उनका लोगों पे दुष्परिणाम भी हुआ है। तो मैं इस मौके पे लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, या हेल्थ डिपार्टमेंट है, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के GAD या हेल्थ डिपार्टमेंट से जो चीज़ें आती हैं उसी पे विश्वास करें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ प्रसारित करता है तो उसे विश्वास न करें। हमारे पुलिस का हेल्पलाइन है, कॉरपोरेशन का हेल्पलाइन है, मेडिकल का हेल्पलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट का हेल्पलाइन है। वो हेल्पलाइन 24 आवर काम कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप हेल्पलाइन पे अगर बात करते हैं तो वहाँ पे उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। उसके अलावा आरोग्य सेतु जो है, आरोग्य सेतु में अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसमें भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरेक्शन का, लेकिन मैंने देखा कि सोशल मीडिया का काफ़ी मिसयूज भी हो रहा है, उस पर गलत जानकारी आ रही है। तो कोई भी जानकारी अगर सोशल मीडिया आपको आती है तो जब तक आप उसको ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स से इन्फॉर्म उसको वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक आप उसको माने नहीं। जी, क्योंकि आने वाले समय में हो सकते रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते रहेंगे तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से गलत भ्रम। सही बात जी सर। दूसरा, एक देश में अगर देखा जाए कि पूरे देश में अगर हम देखें, हर राज्य में, हर शहरों में पुलिस विभाग के कर्मचारी और पुलिस के जो हमारे जवान हैं, ये कई जगह पे कोरोना के शिकार हुए हैं। अगर वो हम फिगर देखें तो नागपुर सबसे पीछे में है। तो हम ये जानना चाहते हैं पांडे साहब कि आपने ऐसा कौन सा मूल मंत्र उनको दिया, या ऐसे कौन सी जादू की छड़ी आपने घुमाई है कि जो अपने स्वस्थ भी रहे और नागपुर में लोगों की इतनी अच्छी सेवाएं की है और एक मिसाल कायम की है। आज नागपुर शहर में हर व्यक्ति पुलिस की तारीफ करता है। मेरे जीवन में हो सकता है कि ये मौका कभी हमारे जीवन में आए ना आया था। इतनी बड़ी महामारी ना मेरे पिताजी ने देखी, ना हमारे दादाजी ने देखी, ना हमने देखी है। सडनली एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश पे टूटा है। और इस मौके पे आपने जिस तरह से योद्धाओं की तरह, योद्धा जो होता है जिसने महाभारत लड़ी हो, जिसने जिस तरह से पुराने अगर लड़ाइयाँ लड़ी है, तो इसी टाइप की लड़ाई कोरोना के साथ आप लोगों ने लड़ी। ये कौन सा मूल मंत्र आपने दिया था, कौन सा आपने उनको मनोबल बढ़ाने के लिए क्या किया था, जिसके कारण नागपुर शहर में एक अच्छा वातावरण लॉकडाउन के तहत रहा? देखिए ओझा जी, सबसे पहले इसके लिए मैं तो खुदा का शुक्र मानता हूँ, खुदा की ईश्वर की कृपा है। लेकिन उसके साथ साथ कोशिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मानता हूँ कि ईश्वर उसी को सफलता देता है जो कोशिश करता है। जैसे ही अपने यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुआ, हमारे जो कंटेनमेंट जोन में जो लोग डिप्लॉयड लोग हैं और जो क्वारंटाइन सेंटर में डिप्लॉयड लोग हैं और हॉस्पिटल में डिप्लॉयड लोग हैं, इन लोगों पे हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया।
वहाँ पे हमने उनको विटामिन सी देना शुरू किया, उनको मल्टीविटामिन हमने दिया, उसके बाद हमने उनको जो टैबलेट प्रिस्क्राइब थे वो उनको दिया। इसके अलावा हमने मास्क तो था ही सबके पास, इसके अलावा जो फेस शील्ड है वो दिया। उसके बाद हमने एक देखा कि हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, पुलिस कमिश्नर हो, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हो, एडिशनल सीपी हो, डीसीपी हो, एसीपी हो, हर एक लोगों ने सारे कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और हम लोग वहाँ पे जाके कर्मचारियों से बात करते थे, उनको बोलते थे, क्योंकि कर्मचारी को ऐसा लगे कि मेरा सीनियर ऑफिसर भी मेरे साथ है। हम लोग जाके चौक पे खड़े होते थे, वहाँ पे जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि एक तो हमारे, और हम हमेशा उनको बताते थे, हमारे डॉक्टर जो हैं मिस्टर शिंदे, वो भी बहुत एक्टिव हैं, वो शिंदे हर एक जगह विजिट करते थे, लोगों को बताते थे। इसके अलावा हमको गवर्नमेंट से और डीजी ऑफिस से पुलिस को क्या क्या प्रिकॉशन लेना, वो सारी जो चीज़ें आती थी, उन सारी चीज़ों को हम मराठी में करके हम अपने लोगों को देते थे, उनको बताते थे। और जब जाते थे तो 5 मिनट का जो इंटरेक्शन होता तो वो भी उनको बताते थे और बोलते थे देखो हम तो बता के चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ दूसरे शिफ्ट के जो लोग आएंगे उनको भी बताओ। ये 2-3 चीज़ें हमको बता दें कि 3-4 चीज़ें रखनी जरूरी है। पहला यह है कि मास्क किसी तरह होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि जब कंटेनमेंट एरिया में हो और जहाँ पे पेशेंट हो सकते हैं वहाँ पे फेस शील्ड होना जरूरी है। तीसरी बात, कहीं पे भी जाते हुए एरिया में, अब क्या हुआ, बहुत बार क्वारंटाइन करने के समय थोड़ा लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम आया नागपुर में और वहाँ पे लोग एग्रेसिव हुए, तो हमारे लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे एक खतरा था कि भाई एक दूसरे को टच हो जाए, क्योंकि बस में बैठाना है, ये सारा करना है। तो बार बार उनको ब्रीफिंग करना, उनको समझाना, इसके चलते जो है सो हमारे यहाँ काफ़ी कम लोग संक्रमित हुए हैं, लगभग 10-11 लोगों की संख्या, और ईश्वर की दया से सारे उसमें मैक्सिमम 90 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। तो ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारा और हमारे डॉक्टर, इन लोगों की जो एक समझिए कि सामूहिक कोशिश है, उसका परिणाम है। और इसमें मैं माननीय हमारे जो होम मिनिस्टर साहब, उनका भी आभार मानना चाहूँगा कि क्योंकि उन्होंने जितने भी हमारे पेशेंट संक्रमित हुए उनसे उन्होंने खुद बात किया। इसके अलावा रोज़ हमारे पुलिस कांस्टेबल के वाइफ से वो 10 लोगों से बात करते थे और बोलते थे कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। तो एक तरह से ये जो मोरल बूस्टर है, क्योंकि हम लोग को लगता था कि होम मिनिस्टर जी खुद बात कर रहे हैं, कांस्टेबल को लगता था, तो इससे एक अच्छा माहौल हुआ और हमने कोशिश की और मुझको ऐसा लगता है इसका ऐसा परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ संक्रमित पुलिस की संख्या काफ़ी कम है। जी जी, इसका ही कारण देखने में आया कि जैसे हम लोग भी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से शहर में फूड का वितरण करते थे, उस समय पुलिस का इतना अच्छा व्यवहार रहा है कि जैसे कोई अगर फूड लेके आता था, फूड पैकेट लेके आता था, तो उनको रोक के खुद अपने हाथों से गरीब बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में, स्लम एरियाज में, स्ट्रीट में जो लोग बैठे उनको खुद अपने हाथों से खाना दे देते हैं। ये लेकिन बहुत नागपुर शहर इसका बड़ा आभारी है सर। दूसरा, एक जनता के बीच में थोड़ा सा सर एक सवाल उठता है कि जैसे जैसे ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसे अब लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से राशन बुला लेते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ज़रूरत की चीज़ें बुला लेते हैं, जो ऑनलाइन प्रोसेस में उनके पासवर्ड्स, उनके बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं। तो इस चक्कर में कैसा पूरे नागपुर में अभी, अगर आप तो इस विभाग में है, तो हमें देखने में मिल रहा है पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि साइबर क्राइम थोड़ा बढ़ रहा है, रोज कहीं ना कहीं संख्या उसकी बढ़ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए ओझा जी, इसमें साइबर क्राइम में आपने जो सही बताया कि नॉर्मल कोर्स में लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें साइबर क्राइम के बहुत सारे केसेस हुए हैं और उसका कारण ऐसा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो साइबर क्राइम के अगर आप केसेस के स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई ना व्यक्ति हमसे फ़ोन करके या किसी कोई लिंक भेज के हमसे पासवर्ड ले लेता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास फ़ोन करता है और कोई जानकारी हासिल करता है तो उसमें जानकारी न दी जाए। मैं आपको बताऊंगा कि अपने नागपुर शहर के ऐसे कुछ लोग हैं जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो काफ़ी संभ्रांत हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसी जानकारी दे दी बैंक को, फ़ोन करने वाले को, कि उनका बैंक अकाउंट साफ हो गया। तो उनको एक तरह से शर्म आ रही थी कि मुझको कैसे बताएं कि मैंने बताया, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं पुलिस कमिश्नर को बताऊंगा तो वो हंसेंगे। लेकिन फिर भी हमने उनकी हेल्प किया, मदद किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने चैनल के द्वारा इसके बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। सबसे बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर फ़ोन करके आपको किसी भी तरह की जानकारी लेता है, आपके डेबिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, बैंक के बारे में, तो आप उसको ना बताएं।
दूसरी बात ऐसी हो रही है कि आपके पास कुछ लिंक भेजे जाते हैं, कोई फोटो भेजा जाता है और लिंक की आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं वो मोबाइल की सारी जानकारी उसको मिल जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम दो चीज़ पे अगर ध्यान रखें कि कोई फ़ोन से इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उसको न दें, और कोई भी अननोन व्यक्ति कोई लिंक भेजता है या किसी तरह का कोई अपने को इन्फॉर्मेशन देता है, आप इस पर क्लिक करें, इसके अंदर जाएं, तो आप कम से कम उस पर ध्यान न दें। ये देना जरूरी है। अगर ये दो चीज़ हम करते हैं तो हम इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में हमने कुछ अपने साइबर सेल में लोगों की संख्या बढ़ाई है, ऑफिसर को बढ़ाया है, ताकि इस तरह के जो कंप्लेन आते हैं इस कंप्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से डील किया जाए और इसको निपटाया जाए। बिल्कुल सर, इसमें आप ऐसा कह रहे हैं कि भी अगर इसमें अपन अलर्ट रहें तो सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन सर अगर अलर्ट होने के बाद भी अगर ऐसा क्राइम हो जाता है और क्राइम होने के बाद हम उसको उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए आपने टीम अभी तैयार की है, ये बड़ी अच्छी सूचना नागपुर शहर वासियों के लिए है। सर एक और सुझाव नागपुर शहर से एसोसिएशन के माध्यम से आया था कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस शादी के समय चल रहा है और त्योहारों का समय चल रहा है, तो शादी के लिए सर 50 लोगों का आपने एक रूल बनाया कि 50 लोगों तक आप एक शादी में मिला के सब लोग रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। सर उसमें एक दिक्कत ऐसी आ रही है कि लोग शादी के समय अगर 50 लोगों को बुलाते हैं तो एक मध्यम वर्गीय आदमी का फ्लैट होता है या ज़्यादा छोटा मकान होता है, 1000, 1500, 2000 फुट का उसका मकान होता है, उसमें 50 लोग जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाते। दूसरा सर अगर उसका फ्लैट किसी सोसाइटी में है तो सोसाइटी वाले भी उसको अलाउ नहीं करते, तो ये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों का ऐसा सुझाव था सर कि आप या होटल या जो विवाह स्थल के जो सभागृह हैं वो या मंदिर, इन लोगों को थोड़ा सा शादी करने के लिए ओपन करें, ताकि और जो भी आपके कानूनी पालन है, जो कानून पालन करना है वो कानून को वो उन पे लागू करे और शादी करने वालों पे भी लागू करे। तो इस तरह के बारे इस बारे में कोई आपकी चर्चा या कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं कि इस बारे में सरकार से कोई बातचीत आपकी चल रही है कैसा? देखिए इसमें आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इसके बारे में हमारे कलेक्टर साहब से बात हुई है और कलेक्टर साहब ने गवर्नमेंट को प्रस्ताव भी भेजा है, वो मुझको बता रहे थे। क्योंकि घर में क्या है, कंजेशन रहता है, जगह नहीं रहती, 2 रूम के फ्लैट हैं, 3 रूम के फ्लैट हैं, अगर उनको लॉन में कहीं बड़ी जगह दिया जाए तो अच्छे ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकता है। तो मुझको ऐसा लगता है कलेक्टर साहब ने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर जरूर गवर्नमेंट की ओर से इंस्ट्रक्शंस आएंगे और हम इंडिपेंडेंटली भी ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से, ताकि इसके बारे में विचार किया जाए ताकि हम और अच्छे ढंग से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ये बहुत ही ज़रूर लोगों का साथ, ये बड़ा एक अच्छा, क्योंकि काफ़ी मुझे सुबह से करीबन 100 लोगों के फ़ोन आगे कि भी इस बारे में आप कमिश्नर साहब से ज़रूर पूछेगा। सर आप साहित्यकार भी हैं, आपने कई किताबें भी लिखी है, माइंड मैनेजमेंट पे किताबें लिखी है आपने, वर्ल्ड माइंड मैनेजमेंट पे आपने किताबें लिखी हैं सर। तो मुझे एक चीज़ आपसे हम लोग समझना चाहते हैं सर कि सामान्य व्यक्ति का पुलिस के ऊपर विश्वास आपने कायम किया सर 2.5 से 3 महीने में, और ये 3 महीने में लोगों को लगा कि पुलिस सख्त ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं उनका एक विश्वास पुलिस विभाग पर आया है। ये अनलॉकडाउन 1 के बाद, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल आपके सामने खड़ी है सर, इस लॉकडाउन 1 और 5 के बाद अनलॉकडाउन 1 में आपकी समस्या काफ़ी बढ़ेगी, आपको थोड़ा सख्त भी होना पड़ेगा, आपकी जवाबदारी है। हम समझते हैं कि लॉकडाउन 1 और 5 के से ज़्यादा जवाबदारी आपकी अनलॉकडाउन 1 में रहेगी। तो ये विश्वास सर आप कैसे फिर से कायम रख पाएंगे जनता के बीच में, ये आपकी राय थोड़ा सा जानना चाहिए। देखिए ये सही बात है कि पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में और नागपुर में पुलिस के बारे में जो लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ा है, और इस पर काफ़ी नेशनल सर्वे भी हुआ है जिसमें ऐसा बताया गया है कि कम से कम 70% क्रेडिबिलिटी पुलिस की बढ़ी है। तो ये जो हमने कमाया है इसको आगे भी रखना है, और इसके लिए हम अपने ऑफिसर को बता रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि देखो आप लोगों से बात करते समय, लोगों को हेल्प करते समय उनको कन्विंस करो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है एक कॉमन पब्लिक का प्रॉब्लम है, एक क्रिमिनल का प्रॉब्लम नहीं है। हम क्रिमिनल से कैसे भी बिहेव करते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन सामान्य जनता जब रोड पे आती है किसी कारण से, दुकान पे आ रही है या किसी, तो वहाँ पे उसको अच्छे ढंग से बताया जाए, उसको समझाया जाए, उसको कन्विंस किया जाए, क्योंकि लोगों को भी इस संकट की गंभीरता मालूम है। तो ये जो हमने एक तरह से जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने जो 2.5-3 महीने में जो कमाया है उसको आगे रखने के लिए सबसे ज़रूरत बात है कि लोगों के साथ सिंपैथी रखना, लोगों के साथ एम्पैथी रखना, उनको समझाना बुझाना, और अगर समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं मानता है
तो फिर उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमारा समाज का और देश का है। हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, वहाँ पे जगह भी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर हमको कानून की छड़ी उठानी पड़ेगी और वहाँ पे हमको उसका कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे नागपुर के लोग सुजान हैं, हमारे नागपुर के लोग जागरूक हैं, उनको, और हमारे जो केसेस बढ़ रहे हैं वो भी चिंता की बात है। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि हम इस चेन को तोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजिंग का प्रयोग करें। जी, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें देखने में आई सर। अगर आप सब जानते ही होंगे सर कि आपने लॉकडाउन पीरियड में ऐसे कई कारनामे किए, जिसमें जैसे कि एक एग्जांपल है कि मैंने कहीं मतलब रामदासपेट या धर्मपेट की बात है, आपने एक महिला का जन्मदिन मनाया, उसमें आपने केक लेके गए, कई ऐसे तरह कई मिसालें कायम। तो लोग एक आपके तरफ एक आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे ढंग से आपने जो बताया है वो ज़रूर आपको नागपुर की जनता साथ देगी सर। एक और जो मुद्दा हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं सर, कि एक ऐसा है कि ये लॉकडाउन 5 होने के साथ ही लोगों में काफ़ी व्यवसाय बंद हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, किसी सब दुकानें बंद हो गई, कहीं से उनको कई लोगों की नौकरियां छूट गई है, श्रमिक हमारे मैक्सिमम अपने अपने घरों में चले गए हैं। तो नागपुर शहर की अगर बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है सर, तो इसमें असामाजिक तत्व थोड़े से जागरूक हुए हैं, ऐसा समझ में आता है कि कहीं न कहीं असामाजिकता की बात हो रही है। कहीं जैसे अभी 3-4 दिन पहले सुबह कोई वॉक करते समय एक वृद्ध के गले से सोने की चैन कहीं स्नैप करके ले गए। इस टाइप के छोटे मोटे जो आ रहे, इन पे भी आपको कहीं न कहीं सख्ती से बरतना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ ऐसा आपका, क्योंकि बढ़ेगी सर, तो इसमें आप कैसे इसको आगे, इस प्रॉब्लम को आगे खींचेंगे, देखेंगे? देखिए, इसके लिए हमने अपनी यंत्रणा को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया है, क्योंकि हमारी पूरी यंत्रणा लॉकडाउन में लगी थी। आज भी जो कंटेनमेंट जोन है उसमें हमारे लोग लगे हुए हैं, मैन पावर बहुत बड़ा वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन हमने पूरे नागपुर शहर में इस तरह के जो गुनहगार हैं उनकी यादी तैयार की है। बहुत सारे गुनहगार कोरोना के चलते जेल से भी छूट के बाहर आए हुए हैं। तो हमने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है और इंटेंसिव रूप से हमने चेकिंग शुरू की है इन लोगों की, ताकि इन पे बंधन लगाया जाए। हम उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं, उनको पुलिस स्टेशन में लाकर उनको चेक भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पूरे कंपेरेटिव तौर पे हमारे यहाँ क्राइम जो है सो कम हुआ है, ऑलमोस्ट 28% क्राइम कम हुआ है। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ दिन में कुछ क्राइम हुए हैं, तो उसको भी कैसे रोका जाए और कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पूरे डिटेक्शन ब्रांच के, क्राइम ब्रांच के लोग लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको पूरी तरह से कंट्रोल रखेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे इसमें पूछना चाह रहा था, क्या हम लॉकडाउन 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए उदय जी, परिस्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं और हमने शिथिलता कर दी है, क्योंकि 2.5-3 महीने के बाद इसको रोकना भी, पूरे लॉकडाउन रखना भी मुश्किल है। बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट जो बता रहा है, और हमने अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखा और हमने नियम का पालन किया इंडिविजुअली, तो मुझको ऐसा नहीं लगता है कि लॉकडाउन 6 की जरूरत पड़ेगी। और अभी पीक बता रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जून जुलाई में पीक आने वाला है, तो उसके हिसाब से हम उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन अपने को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये समय बहुत ही क्राइसिस का समय है, बहुत बड़े संकट का समय है, और अगर पब्लिक ने अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो हम काफ़ी बड़े संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन मुझको उम्मीद है कि भारतीय जनता, महाराष्ट्र की जनता, नागपुर की जनता जागरूक है, इसको सोचते समझते हुए अपने इन सारे नियमों को पालन करेगी और हम इससे ज़रूर बाहर आएंगे। बिल्कुल सर। सर, अभी कोरोना जो है 4 महीने से एक हम लोग लॉकडाउन 1 हो या 5 हो या लॉकडाउन हो, ये ऐसा लगता है कि कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है सर। और ये जब तक वैक्सीन या इस पर कोई इलाज होता नहीं है तो हमारे जीवन में ये रहने वाला है। ऐसा एक महसूस लोग के बीच में एक ऐसा वातावरण बनने जा रहा है। तो इसके लिए आपके क्या, लोगों को क्या संदेश है कि इस कोरोना को साथ में रह के सरकारी कानून का पालन करना, पुलिस को सपोर्ट करना, स्वास्थ्य सेवाओं को सपोर्ट करना, और अपने जीवन यापन की जो चीज़ें बाहर से लाकर उसको यूज़ करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, इसमें आप क्या रोशनी डालेंगे सर? जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस बीमारी से हम साथ में रखकर, दोस्ती करके इसके साथ में, और इसके साथ अपना जीवन यापन कैसा कर सकते हैं नागपुर शहर? देखिए, इसमें क्या है, जैसे इस बीमारी की सबसे बड़ी तकलीफ और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कम से कम 80% जो लोग हैं उनको कोई सिम्टम ही नहीं आता। जी, तो कोई भी व्यक्ति, उसका कैरियर हो सकता है लेकिन पता नहीं चलता कि ये कैरियर है। इससे खतरा किसको है? जो ओल्ड लोग हैं उनको खतरा है,
या जिसको कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, किसी को अस्थमा है या किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, अगर उसको ये हो जाता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि यंग लोग भी इसके विक्टिम हुए हैं। तो मेरा इसमें यही मानना है, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जब तक वैक्सीन नहीं बनता तब तक उस बीमारी को पूरा ख़त्म नहीं कर सकते। आज देखिए जितनी भी बीमारी आई हैं, चाहे स्वाइन फ्लू हो या अदर फ्लू हो, वो सारे फ्लू कंट्रोल में हो गए, लेकिन आज भी फ्लू हैं वो। तो मुझको ऐसा लगता है कि वैक्सीन आने के बाद भी हो सकता है बीमारी कंटिन्यू करे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो वल्नरेबल लोग हैं, ओल्ड लोग हैं या इस टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को हम प्रोटेक्ट करें। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी कोई भी सिम्टम अगर आए थोड़ा भी, तो इमीडिएटली उसकी जांच करना जरूरी है। अगर इमीडिएटली जांच होती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसको मेडिसिन, जो सपोर्टिव मेडिसिन उनको देकर उसको बचा सकते हैं और दूसरे से उसको हम अलग रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहली बात कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, और थोड़ा भी अगर आपको सिम्टम आए तो इमीडिएटली आप अपने को चेक करा लीजिए। ये डरिए, ये मत अपना भागिए नहीं, क्योंकि जो भागा है वो पूरे दुनिया से भाग गया। इसलिए आप कितने भी हेल्दी हो, अगर थोड़ा भी आपको लक्षण है तो चेक कराइए। 10 दिन 15 दिन की बात आप ठीक हो जाएगा और आपसे दूसरा व्यक्ति इन्फेक्ट नहीं। जैसे आपके घर में कोई बूढ़ा आदमी है या आपके घर में कोई डायबिटीज वाला आदमी है और आपको बीमारी हुई, आपने चेक नहीं कराया और आप तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके बूढ़े घर के आदमी को कुछ न कुछ घटना हो सकती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को अगर हम करते हैं तो इसको बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसे बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। उपाध्याय साहब का कहना है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को नियम के साथ रखना है, अनुशासन में रखना है और रिएक्ट नहीं करना है। इसको समझ के हमें उसका आत्मसात करके रास्ता निकाल के बाहर जाना है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी इस मामले में, इस मुद्दे पे, इस विषय पे बात बताना चाहता हूँ कि 4 से 5 महिलाएं किसी रेस्टोरेंट के अंदर में खाना खाने गई और रेस्टोरेंट में जाने के बाद उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। खाने का आने के बाद सर उसके अंदर में 4-5 महिलाएं बैठी रही। जब खाने का ऑर्डर आया, खाना खाते समय एक कॉकरोच कहीं से आके महिला के कपड़ों पे चढ़ गया। महिला ने तुरंत रिएक्ट किया और वो तुरंत रिएक्ट करने से पूरी प्लेटें और पूरा इधर उधर चला गया। कॉकरोच उछल के दूसरे टेबल पे चला गया। वहाँ के लोगों ने रिएक्ट किया, फिर उन्होंने टेबल अस्त व्यस्त कर दिया। उछल के तीसरे टेबल पे गया, फिर वहाँ अस्त व्यस्तता होगी, वहाँ भी महिलाएं बैठी थी। उतने में बैंक के रेस्टोरेंट के मैनेजर आए, वो उसके पास से गुजरे तो वो कॉकरोच उछल के उनके कपड़े पे चला गया। तो मैनेजर ने बहुत शांति से उस कॉकरोच को देखा, थोड़ी देर उसको शांत होने दिया और शांत होने के बाद धीरे से उसको हाथ से पकड़ कर उसको बाहर फेंक कर आ गया। तो तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई परेशानी अगर हमें आती है, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि उपाध्याय साहब ने हम सबको बताया है, कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी छोटी मोटी भी आती है, छोटी सी कॉकरोच जैसी समझ के आप चलें, तो अगर कोई परेशानी हमारे पर आती है तो उसको ठीक से समझे, उसके होने वाले दुराभाव को समझे और उस दुराभाव को समझ के उसका निराकरण ढूंढे। यही आज की चर्चा में उपाध्याय साहब ने हमसे कहा। और इस चीज़ को जिस तरह से पुलिस विभाग ने, ये बहुत बड़ी बात है नागपुर शहर में। मेरी उम्र 50-52 साल, क्योंकि मैंने जीवन में कभी पुलिस को कभी इतना सॉफ्ट और सॉफ्ट स्पोकन देखा नहीं है। कई लोगों ने इस तरह का काम पुलिस विभाग ने किया। आदरणीय भरने जी साहब के सहयोगी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो पुलिस विभाग ने जिस तरह से जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस परेशानी के योद्धा के रूप में लड़ाई की है, अभी आपकी जवाबदारी है लॉकडाउन में कि आप इस परेशानी को, इन लोगों का सहयोग लेकर, इनको सपोर्ट करके पुलिस विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, आप इस लड़ाई से आज़ादी के साथ, ताकत के साथ और सोच समझकर और अच्छी भावना के साथ लड़ाई करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उपाध्याय साहब आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत जल्दी हम जीत जाएंगे और इस कोरोना जैसी महामारी से हम छूट जाएंगे। इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं। सर, मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संस्था ने एक ब्रोशर बनाया है सर जी, जिस ब्रोशर के माध्यम से, जैसा कि आपने कहा, डे टू डे रूटीन में जो समस्याएं हैं, ऑफिस जाना है, क्या क्या चीज़ों का पालन करना है, उसके लिए हमने एक ब्रोशर बनाया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं अगर आप इसका विमोचन इस मौके पर करेंगे तो बड़ा सर जरूर जी।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फादर साहब आपका। नहीं, अंत में ओझा जी मैं एक शेर कहना चाहूंगा जी सर। कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, क्या बात। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार, उठ गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया।